जैसे आर हम टू ऑल, आज हम इंटरफेरेंस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि व्हेन टू वेव्स इन अ मीडियम ट्रेवल साइमल्टेनियसली द पार्टिकल of the medium vibrate under the combined effect of two and the resultant displacement of the particle is vector sum of the displacement due to each wave separately. It is known as principle of superposition. अब इसको हम थोड़ा हिंदी में समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लिया आपके पास दो वेव है, ठीक है, एक वेव हो गई ये और एक वेव हो गई ये। अब ये किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अब जब कोई दो वेव, जैसे कोई सिंगल वेव अगर किसी मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो क्या करेगी कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। अब सिंगल वेव तो मान लिया सिंगल वेव है, यहाँ पर देखो इसने वाइब्रेशन को ऊपर किया, यहाँ पर कोई वाइब्रेशन नहीं हुआ, यहाँ पर नीचे हुआ। मतलब सिंपल आप समझ सकते हैं। पानी क्या है, पानी का एग्जाम, पानी का एक तालाब है हमारे पास, हमने एक पत्थर फेंका, जैसे ही पत्थर फेंका तो आप देखते होंगे यहाँ पर क्या होती है, वेव जनरेट होती है। तो जो वेव जनरेट होती है उनमें होता क्या है कि एक पॉइंट पर जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर होता है और उसके जस्ट बगल वाला क्या होता है, नीचे होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके पास दो वेव होती हैं तो सिंगल वेव में तो ठीक है कि एक पार्टिकल आया, मतलब उसने अपना इफेक्ट दिखाया कि पार्टिकल का वाइब्रेशन सिंगल वेव के कारण हुआ। अगर मान लिया दो वेव हैं तो दो वेव का इफेक्ट क्या होगा, तो दो वेव का इफेक्ट दिखाने के लिए हमारे पास होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो क्या करता है कि अगर मान लिया आपके पास दो वेव हैं तो दोनों की वेव के डिस्प्लेसमेंट को वो अलजेब्रिक सम के फॉर्म में दिखा देगा। जैसे मान लिया पहले वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, ठीक है। तो क्या बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पहले आपका y इक्वल टू कोई भी जनरल वेव है उसके कारण उत्पन्न जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब इस वाले फॉर्मूले को हम फर्स्ट वाली वेव के लिए जनरलाइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, जहां पर जो a1 है वो उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, y1 है वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुआ उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कह लीजिए। सिमिलरली अगर मैं y2 लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ a2 इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस 5। ये इक्वेशन नंबर हम 2 लिख देते हैं। जो मैंने 5 लिखा इसका मतलब क्या है, इन दोनों वेव के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस के लिए मैंने 5 को इंट्रोड्यूस करवाया है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। अब आप जानते होंगे कि साइन a प्लस b का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, साइन a प्लस साइन b इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी। अब क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस 5, इट मीन साइन ओमेगा t कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा t प्लस 5। यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल था। अब हमें क्या करना है, अब आपको दिख रहा होगा इसमें है साइन ओमेगा टी, इसमें भी है साइन ओमेगा टी। अब हम दोनों को ले लेते हैं कॉमन, देखते हैं क्या बनता है। तो साइन ओमेगा टी और यह आ जाएगा आपका a1 प्लस a2 कॉस 5 प्लस हो जाएगा a2, ये तो वैसा ही, इसको ऐसे उतार देते हैं, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। अब क्या हो जाएगा, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को a2 साइन 5 हम क्या करना चाहते हैं ना, इसको और जनरलाइज बनाना चाहते हैं। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो है लेकिन इतना लंबा डिस्प्लेसमेंट याद कौन रखना चाहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को a1 प्लस a2 कॉस 5 जो है इसको हम क्या मान लेते हैं, a कॉस थीटा।
अब जो हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ए और थीटा, इसके बारे में भी हम बाद में बता देंगे कि ये वैल्यू भी हम निकालेंगे, क्योंकि हमने उधार का लिया है, जो उधार का लिया है वो वापस करना है। तो कैसे होगा देखो, और दूसरे वाले को मैं मान ले रहा हूँ a2 sin फाई इक्वल टू हो जाएगा a sin थीटा। अब इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने वैल्यूज मानी हैं उनको ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा sin ओमेगा t प्लस हो जाएगा a sin थीटा cos ओमेगा t। अब ये इक्वेशन में देखो, a को हमने लिया कॉमन, ये बना आपका cos थीटा sin ओमेगा t प्लस हो जाएगा sin थीटा cos ओमेगा t। अब ये जो है ये cos b प्लस cos a sin b, ये क्या हो जाता है sin a प्लस b। तो इसका मतलब हो जाएगा y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो ये हमारी बन गई आपकी रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, जहां पर जो a है ये बताएगा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव और जो थीटा है ये बताएगा फेज डिफरेंस बताएगा, ठीक है ना। अभी जो एम्पलीट्यूड आया ये एम्पलीट्यूड हमने अज्यूम किया था, अभी अज्यूम की वाली चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा विद अ गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी कि a इक्वल हो जाएगा आपके पास, जो हमने पुराना इक्वेशन मानी थी उन इक्वेशन से एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, जो इक्वेशन 3 और 4 हमने लिखी है उसमें क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे स्क्वायर, उनको कर देंगे ऐड, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। अब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसको हम करेंगे 1 और इसको करेंगे स्क्वायर, खोलेंगे तो हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस इस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आपस में ऐड होकर कितना हो जाएगा, a2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इक्वल टू हो जाएगा 2a1 इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो ये हमारी निकल गई रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड की वैल्यू। अब क्या है, जो हमने वैल्यू निकाली, ये वैल्यू रिजल्टेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो इंसिडेंट जो दो वेव थी हमारी उनके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही है और उनके बीच के फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। तो फेज डिफरेंस पे कैसे डिपेंड कर रही है, कॉस फाई के ऊपर। तो कॉस फाई की वैल्यू आपको बताया, अगर फाई की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो कॉस फाई की वैल्यू भी चेंज होगी। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कॉस फाई की वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। तो जो मैक्सिमम 1 हुई है वो वैल्यू को अगर मैं निकालना चाहूँ तो फाई की वैल्यू सबसे मैक्सिमम कब होती है, जो फाई की वैल्यू कॉस फाई की वैल्यू 1 तब होती है जब आपकी फाई की वैल्यू होती है 0, 2 पाई, 4 पाई या 2n पाई, जहाँ पर n की वैल्यू आप 0, 1, 2 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम एक बार रख लेते हैं, अगर ये cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो a मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। तो ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 क्या होता है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि a मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a1 प्लस a2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, a मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि cos फाई की वैल्यू मिनिमम कब होती है, -1 होती है, जबकि फाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 0, फाई की वैल्यू होती है पाई, 3 पाई, 5 पाई, सिमिलरली 2n प्लस 1 पाई जब होती है तो cos फाई की वैल्यू होती है -1। तो cos फाई इक्वल टू -1 अगर हम इक्वेशन में रखेंगे तो आपके a मिनिमम आ जाएगा, आपका a मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर
माइनस 2a1 a2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो a मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा a1 माइनस a2 हो जाएगा। तो हमारी रिजल्टेंट जो वेव बनी थी उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें एक चीज़ और चर्चा कर सकते हैं जिसका नाम होता है इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी होती है किसी भी वेव की वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो जो हमारी रिजल्टेंट वेव बनी थी उसका एम्पलीट्यूड भी ऐसा ही होगा। तो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू जो कैलकुलेट करी वो कितनी आई, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो सिंपल सी बात है, जहां पर a स्क्वायर आया है वहां पर हम i रख सकते हैं, जहां पर a1 स्क्वायर आया है वहां पर हम i1 लिख सकते हैं, जहां पर a2 स्क्वायर है वहां पर हम i2 लिख सकते हैं, जहां पर a1 आए हैं वहां पर रूट i1 लिख सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग रूट i2 लिख सकते हैं। यह आ जाएगा cos फाई। अब अगर हमसे कोई कहे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी कब होगी और मिनिमम कब होगी तो वो कैसे निकालेंगे हम, वो भी इस cos फाई की सहायता से निकालेंगे। जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी, cos फाई इक्वल टू हो जाएगा +1 तो i मैक्स निकलेगा। और वो कितना निकलेगा, अगर हम इस एम्पलीट्यूड वाले फॉर्मूले से निकालें तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही अगर हम cos फाई इक्वल टू -1 रखेंगे तो i मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम इस वाले में भी वैल्यू, इंटेंसिटी वाले में भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं उसको। यहाँ पर होता है आज का लेक्चर समाप्त। और इसके जो नोट्स हैं वो हम कम्युनिटी में शेयर कर देंगे, वहाँ जा करके आप उससे देख सकते हैं। जय सिया राम।